आज मैं एक नए टॉपिक के साथ काशी कला कस्तूरी के फेसबुक पेज पर आपसे रूबरू हो रही हूँ। मैं सभी व्यूअर्स को, डॉक्टर शबनम खातून, आप सबको अपना आदाब करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। काशी कला कस्तूरी का आज का स्पेशल और अहम प्रोग्राम है स्वास्थ्य और हम, और इसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर शांतनु मिश्रा जी। डॉक्टर शांतनु मिश्रा जी, काशी कला कस्तूरी के पूरी टीम की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबको नमस्कार मैडम। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले डॉक्टर शांतनु मिश्रा जी से आप लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शांतनु मिश्रा जी, आप फॉर्मर प्रोफेसर एंड सीनियर कंसल्टेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन बिहार गवर्नमेंट, और इसके अलावा फॉर्मर प्रोफेसर आयुर्वेदिक मेडिसिन UDAC होशियारपुर पंजाब। इसके अलावा HAMC एंड हॉस्पिटल ऋषिकेश में भी आप फॉर्मर प्रोफेसर रह चुके हैं, और इस वक्त आप आफ्टर रिटायरमेंट बनारस में अपनी सेवा दे रही हैं। आज सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा न सिर्फ हमारा अपना देश बल्कि पूरी दुनिया कोरोना काल से, इस कोरोना संकट से जूझ रही है। तो मैं ये चाहती हूँ किस तरह से इस कोरोना काल में, इस कोरोना संकट से हम लोग कैसे उभरे, अपने को कैसे स्वस्थ रखें, हमारा खान पान कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, ताकि हमारी बॉडी स्ट्रांग बन सके और इस कोरोना काल से या इस कोरोना जैसी महामारी से हम लोग लड़ सके। तो सर, मैं चाहूंगी आपसे कि एक स्वस्थ रहने के लिए हमारा खान पान कैसी होनी चाहिए। प्रथम तो मैडम मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि कोरोना एक वायरस का नाम है, कोविड-19। ये वायरस कोई नया नहीं है, वायरस कभी भी नए नहीं होते हैं। वायरस ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो जब एक्टिव हो जाते हैं तो उनके खतरनाक परिणाम आने लगते हैं। जैसे 1918 में एक इबोला नाम का वायरस आया था, आप लोगों ने सुना होगा, स्पाइनिश फ्लू नाम से वो डिजीज जानी गई। जी जी जी। वो इतनी भयंकर महामारी थी, इतनी भयंकर एपिडेमी थी कि उसमें हमारे देश में उस समय हमारे देश की आबादी 85 करोड़ हुआ करती थी, जिसमें 1 करोड़ 85 लाख लोग मर गए थे। 25 करोड़ हुआ करती सारी, 25 करोड़ की हमारी आबादी थी उस समय हमारे देश की, जिसमें 1 करोड़ 85 लोग मर गए थे। वैसे ही ये कोरोना भी एक ऐसा वायरस है जो वातावरण में आ गया है, और कोई भी वायरस कब खतरनाक होता है, जब उसकी प्रोटीन बाइंडिंग बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। और ये कमजोर तब होता है जब इसकी प्रोटीन बाइंडिंग टूटने लगती है। आपने शुरू में देखा होगा कि जब कोरोना इन्फेक्शन शुरू हुआ तो मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, लोगों के मरने की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा थी, बिना वेंटिलेटर के कोई बचता नहीं था। आज के डेट में केवल क्वारंटाइन करके लोगों को बचा दिया जा रहा है। अब ये वायरस टूट चुका है। अच्छा। और यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अब तो ये एयरबॉर्न हो गया है, ये टूट करके छोटा हो गया है और ये हवा में फैल गया है। अब इससे जो आपने बचने के उपाय की बात कहा कि कोरोना से हम कैसे बचें, पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपको कोरोना का इफेक्ट है कि नहीं। इस समय एक फोबिया हो गई है कोरोना की। साधारण सर्दी जुकाम होने पर भी, जरा सा भी शरीर में दर्द होने पर, सिर दर्द होने पर, बुखार होने पर लोग ये समझ ले रहे हैं कि हम कोरोना इफेक्टेड हो गए हैं। जी। पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कोरोना है कि नहीं। सामान्य स्थिति को कोरोना न माने, कोरोना फोबिया से ग्रसित न हो। जब तक आपको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, जब तक आपके गले में कोई खराश नहीं महसूस हो रही है,
जब तक आपको तेज फीवर नहीं हो रहा है, जब तक आप ये समझ लें कि नाक से सूंघने की शक्ति नहीं खत्म हो रही है, या आपको आपके जीभ पर मीठे का स्वाद आना नहीं बंद हो रहा है, तब तक ये कोरोना नहीं है। एक साधारण सा सर्दी जुकाम बुखार या सीजनल फीवर है या नॉर्मल वायरल फीवर है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मैडम एक चीज और जरूरी है कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एकमात्र उपाय बचाव ही है। जब आपको किसी भी तरह से ये लगे कि हमें बाहर निकलना है घर के, तो पहले इसकी साइज, इस वायरस की साइज 400 से 500 माइक्रोन की थी। एक माइक्रोन माप होती है, तो इस वायरस की साइज 400 से 500 माइक्रोन की थी। तो आप सिंगल लेयर के मास्क से, एक सिंगल लेयर का कपड़ा नाक पर डाल करके इससे बचाव कर सकते थे। ये अब ब्रेक होकर के छोटा हो गया है। उस समय इसकी मोबिलिटी 2 फीट की हुआ करती थी, जब ये 400 से 500 माइक्रोन का था। आज जब ये टूट गया है तो इसकी मोबिलिटी 6 से 8 फीट की हो गई है। ये 6 से 8 फीट की दूरी तक जा सकता है। और अब ये सिंगल लेयर के मास्क से कतई नहीं रुकेगा। इसके लिए आपको डबल लेयर की, ट्रिपल लेयर की मास्क का उपयोग करना पड़ेगा। सर, एटमॉस्फेयर में ये कमजोर हो गया, जैसा कि आपने बताया कि अब ये कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है डबल और ट्रिपल लेयर की हमको मास्क की जरूरत पड़ रही है। और जाहिर सी बात है मास्क। अच्छा, हाँ बोले मैडम। हाँ, इसलिए आपको डबल ट्रिपल लेयर की मास्क की जरूरत है कि इसकी साइज जब छोटी हो गई है, तो जब डबल ट्रिपल लेयर की मास्क होगी तो आपके नाक के अंदर या मुंह के अंदर नहीं जाएगा। तो पहले तो आप डबल ट्रिपल लेयर की मास्क पहने। दूसरी चीज, कहीं भी घर के बाहर जब आप निकल रहे हैं तो घर के दरवाजे पर ही अपने पूरे कपड़े खोल करके उनको तुरंत किसी भी कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में डाल दें और आधे घंटे बाद उनको धो दें। बचा जा सके, उससे बचा जा सके। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकेंड तक किसी भी एंटीसेप्टिक सोप या एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश करें। सैनिटाइजर के प्रयोग में एक बात का बड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। जो हम बहुत ज्यादा बेतहाशा सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी सैनिटाइजर जो भी हैं ये अल्कोहल बेस है। स्पेशली ये मेथिलेटेड स्पिरिट है। अच्छा सर, मैं यही पूछना चाहती थी जी कि इस टाइम सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं। हर 5 मिनट के बाद अपने हाथों पे लगा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जैसे हम लोगों को कोरोना का एक फोबिया हो चुका है, तो इस पे मैं चाहती हूँ कि आप भरपूर रोशनी डालिए, इस पर प्रकाश डालिए, ताकि हम लोग इस सैनिटाइजर का यूज करें और कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है और कितना हार्मफुल है। मैडम, सैनिटाइजर जो है ये अल्कोहल बेस्ड होते हैं। ये जो भी है अल्कोहल बेस्ड हैं। ये स्पेशली जो भी सैनिटाइजर आ रहे हैं इस समय मार्केट में, ये मेथिलेटेड स्पिरिट है। जब आप सैनिटाइजर का प्रयोग करती हैं तो उसकी गंध आपके नाकों को जाती है। जी, और दिमाग पे भी चढ़ती है सर। और इसका आपके मस्तिष्क और पूरे नर्वस सिस्टम पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। जी सर। इसलिए मैं एक आयुर्वेदिक सैनिटाइजर आपको बता रहा हूं। अगर उस सैनिटाइजर का आप प्रयोग करें तो इससे आपको मुक्ति मिल सकती है। मैं अपने व्यूअर्स से चाहती हूँ कि वो इस सैनिटाइजर का नाम जरूर लिख लें, क्योंकि ये आयुर्वेदिक सैनिटाइजर है, जिससे क्योंकि मैं स्ट्रांगली इस चीज को मैंने फील किया है खुद भी कि मेरे गले में और मेरे सर में इसका असर मुझे पड़ता है। जब भी कोई दूसरा लगाता है, मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन कोई दूसरा लगाता है, उसका भी मुझे असर पड़ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह से जो हार्मफुल हमारे बॉडी के लिए ना हो, इस तरह का हम लोग सैनिटाइजर यूज करें, जैसा कि हमारे आयुर्वेदाचार्य जी बता रहे हैं। मैडम, नीम की पत्ती सर्व सुलभ है। जी, नीम की पत्ती पूरे देश में कोई भी ऐसा गांव, देहात, शहर, मोहल्ला नहीं है
जहां कोई नीम का पेड़ नहीं है। बिल्कुल। थोड़ी सी नीम की पत्तियों को बहुत अच्छी तरह से पानी में उबाल लिया जाए। जी जी। उनको छान लीजिए आप, और छान करके उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल दें। जी। फिटकरी डाल देने से होगा कि उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी, एंटीवायरल अच्छा। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी। और उसको एक बोतल में भर के रख दें। जब अच्छा। आप बाहर निकल रही हैं तो किसी छोटी शीशी में उसको ले लें, जो बाहर आप यूज करें, और अगर घर जी में है तो उसको बोतल में रख रही है, उसको सैनिटाइजर के रूप में प्रयोग करें। जब आप नीम अपने को घर उसमें उबाल के फिटकरी डाल लिया जाए। जी जी, और उसको छान करके किसी बोतल में भर के रख लें। जी 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 जी। अब रह गई बात मैडम सैनिटाइजर के यूज की, तो मैं तो ये राय देता हूं किसी को भी, या मैं खुद ही फॉलो करता हूं, कि सैनिटाइजर का प्रयोग जब आप बाहर हैं तभी करें। जब आप अपने घर के अंदर हैं तो मैक्सिमम किसी भी चीज को छूने के बाद हैंड वॉश का यूज करें। हैंड वॉश, बिल्कुल सही। हैंड वॉश का यूज करें। सैनिटाइजर से भरसक बचने का प्रयास हम करें, क्योंकि सैनिटाइजर कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज मैडम, जब आप अपने कपड़ों को धो लेंगी, जब हाथ पैर को बहुत अच्छे ढंग से धो लेंगी, जब आप बाहर से आने के बाद नहा लेंगी, तो शायद सैनिटाइजर की कम से कम जरूरत आपको पड़ेगी, बल्कि नहीं के बराबर पड़ेगी सर। नहीं के बराबर पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो जब आप बाहर रह रही हैं, अपने घर के बाहर निकल रही हैं, तभी सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जी जी जी। अब दूसरी बचाव की बात मैडम जी, ये चूंकि अब एयर बार्न हो चुका है, और हमारी आपकी किसी की भी हाइट हमारे देश में 6 फीट से अधिक बहुत कम लोगों की है, रेयर है। जी जी। और इसकी मोबिलिटी अब 6 से 8 फीट की हो गई है। अच्छा। तो ये चारों ओर 6 से 8 फीट की मोबिलिटी होने का मतलब ये है कि दाहिने बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे ये चारों ओर 6 से 8 फीट उड़ रहा है। तो इसके सबसे एयर में अब उड़ रहा है। जी, एयर में, एयर बार्न हो गया है, हवा में फैल चुका है अभी। इसीलिए आप देख रही हैं कि लोगों का इन्फेक्शन रेट बढ़ गया है। अब कल बनारस में 212 केस थे, परसों 311 या 12 थे। तो ये इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ गया है, केवल इसलिए बढ़ गया है कि एयर बार्न हो चुका है, ये हवा में फैल गया है। पहले केवल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था या टच होने से आता था, मगर अब ये हवा में फैल चुका है। तो आपका हेयर जो है ये बहुत बड़ा स्रोत है, जहां की जाकर के ये फंस करके रुक जा रहा है। अच्छा जी। तो पूरी तरह से इसको हम लोग सर को भी कवर करना जरूरी है। जी जी, इसके लिए आप शावर कैप का प्रयोग करें, दुपट्टे का प्रयोग करें, गमछे का प्रयोग करें। जब आप अपने घर से बाहर कहीं भी निकल रहे हैं तो या तो शावर कैप सिर पर लगावें, हाँ यस, या दुपट्टा रखें, या पुरुष गमछा बांध लें। किसी भी तरह से आप अपने सर को ढक के रखिए। और जब भी आप अपने सर पर हाथ फेरें, ये हमारी एक आपकी आदत होती है कि अमूमन दिन भर में 2 बार 4 बार हम लोग अपने सिर पर, वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो अपना हाथ जरूर ले जाते हैं। तो जब भी आप सिर पर अपना हाथ ले जाएं तो अपने हाथ को बहुत अच्छी तरह से निश्चित रूप से धोएं 20 सेकंड के लिए। अच्छा, ये मतलब फिर भी खतरे की घंटी हर जगह बज रही है, अभी भी हर जगह बज रही है मैडम। और इस समय आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेना है पहले की अपेक्षा। पहले की अपेक्षा इस समय आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेना है। भले इसकी सीवियरिटी कम हो गई है, बावजूद इसके इसका इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ गया है। तो इन्फेक्शन, आप बोले? हाँ सर, ये मैं कह रही इन्फेक्शन रेट बढ़ गया, लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि वो कमजोर हो चुका है ना? वो कमजोर हो चुका है, तो क्या इस पे जान का भी खतरा है? नहीं, इस समय जान का खतरा तो कम है, मगर इन्फेक्शन के खतरे बढ़ गए हैं। क्योंकि आप समाज में देख रही हैं कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है वो बहुत जल्दी 1-2 दिनों में ठीक भी हो जा रहे हैं।
या जो क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं वो घर में केवल काढ़ा पी करके, पैरासीटामोल लेकर के या विटामिन सी लेकर के ठीक हो जा रहे हैं। जी जी। इसमें मैडम इम्यूनिटी का बड़ा महत्व है। जी सर। आपके बॉडी की इम्यूनिटी जितनी मजबूत रहेगी उतना आप सुरक्षित रहोगे, उतना ही हम लड़ भी पाएंगे इससे कोरोना से। जी, किसी भी रोग से, किसी भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर की इम्यूनिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये हवा में कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, ये क्वेश्चन आया है। मैडम ये किसी मेटल पर, किसी पहली चीज तो आप ये जान लें, किसी प्लास्टिक पर इसकी लाइफ एकदम नहीं है। अच्छा, प्लास्टिक पर लाइफ नहीं है मैडम। इसीलिए जो भी डॉक्टर्स के कोरोना वॉरियर्स के किट बन रहे हैं, पीपी के, वो सभी प्लास्टिक के किट हैं। अच्छा अच्छा जी, इसलिए प्लास्टिक। और मैं अपने व्यूअर्स से एक ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से जैसे भी वो क्वेश्चन करना चाहे कोरोना से रिलेटेड, इस वक्त जो प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलेटेड, तो डॉक्टर साहब हमारे आप लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए हैं यहाँ पर, तो आप लोग अपनी चीज पूछ सकते हैं, अपने सवाल को। जी डॉक्टर साहब बोलिए। जो लेटेस्ट स्टडी आई है मैडम, उसमें ये मेटल पर किसी भी मेटल पे, जैसे आपके दरवाजे का हैंडल है, जी, आपके घरों के बर्तन हैं, या जो कुछ भी ऐसा है जो मेटल का बना हुआ है, इस पर ये 4 घंटे तक जीवित रह सकता है। अच्छा। और एयर में इसकी जो लाइफ है ये 8 से 10 घंटे की है। ये एयर में 8 से 10 घंटे के बाद ये स्वतः खत्म हो जाता है। तो सर स्वतः खत्म होगा, दूसरे फिर आ जाएंगे, तो इस तरह से 24 घंटे वो रह गए? नहीं मैडम, दूसरे फिर लोगों के थ्रू? नहीं, अच्छा। आप लोगों से कम मिलना जुलना रखें, ये किसी दूसरे के थ्रू ही आपके यहाँ आएगा ना। जी तो जी, वही मैं कह रही, एटमॉस्फेयर में तो दूसरे के थ्रू फिर आ जाएंगे जब 8 से 10 है। और जी, आप मैडम जब कम से कम लोगों से मिलोगी, अपने को आइसोलेट करोगी, जी जी, जब आप बाहर अनावश्यक निकलोगी तब होगा ना। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। जी, मैं बाहर की ही बात कर रही हूँ सर। हाँ जी सर। कम से कम लोगों को अपने घरों में आने दें, कम से कम लोगों के यहाँ आप जाएं, बाहर के सामान न खाएं, अनजान लोगों के टच में ना आवे। जी जी जी, तो ये बिल्कुल इन्फेक्शन के खतरे कम हो जाएंगे आपके यहाँ। हाँ जी बिल्कुल। खतरे को तो हम अपने क्रियाकलापों से बढ़ाएंगे, अपने क्रियाकलापों से घटाएंगे। हम अगर अपने को आइसोलेट रख रहे हैं, रिजर्व रख रहे हैं, कोई जरूरत पड़ने पर भी हम बाहर निकल रहे हैं, तो हमारे खतरे कम हैं। और एक ऐसा आदमी जो अनावश्यक बाहर घूम रहा है, उसके खतरे ज्यादा हैं। जी जी जी, बिल्कुल। हम अपने को अगर संभाल के रखते हैं, अपने घर में हम आइसोलेट रहते हैं, या बाहर से आने के बाद मैं अपने कपड़े बाहर किसी कास्टिक सोडा बेस्ड पाउडर में डाल देता हूँ, आकर के स्नान कर लेता हूँ, तो हमारे यहाँ इन्फेक्शन रेट घर में कम हो जाएगा ना। जी 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 जी, बिल्कुल। ये तो हमारे हाथ में है। जी जी, ये तो प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। जी, ये प्रिकॉशन मैडम लेना पड़ेगा। और ये मान करके चलिए कि अभी नवंबर दिसंबर तक इससे राहत मिलने की कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है। अच्छा जी सर, नए साल में तो कम से कम हम लोग नए तरीके से जीने के लिए तैयार हो पाएंगे। नहीं, एक खुशी की बात है कि आप ये मान के चले। जी, नवंबर में एक साधारण सर्दी जुकाम के रूप में रह जाएगा। अच्छा, ये बहुत साधारण एक सर्दी जुकाम के रूप में। ये तो आपने बहुत खुशी की बात बताई है। नहीं, ऐसा ही डाटा आ रहा है, ऐसी ही स्टडी आ रही है। जो भी स्टडी साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की है, वो यही है कि नवंबर तक जाकर के इसको काफी हद तक खत्म हो जाना चाहिए। और इससे बचने के लिए आपको सदैव प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में आ गया है, अब कभी खत्म नहीं होना है। सीवियरिटी नहीं रहेगी, इसकी मॉर्टेलिटी रेट नहीं रहेगी, मगर सरकार ने या इस वायरस ने आपको जीवन जीने की
कला सिखा दिया है, आपको अच्छा, अनावश्यक मतलब ये लोगों से एटमॉस्फेयर में तो रहेगा सर। एटमॉस्फेयर में रहेगा मैडम, आज भी इबोला एटमॉस्फेयर में है। कोई भी वायरस जो एटमॉस्फेयर में आ गया वो खत्म नहीं होगा, उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी। अच्छा अच्छा सर, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन है व्यूवर्स के मेरे कि वैक्सीन आ गया है, राइट है या रॉन्ग, ऐसे करके पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में वैक्सीन आ गया है, और वैक्सीन आ गया तो ये कितना अफेक्टेड होगा। मैडम अभी तक मैं आपसे निवेदन करूं, कोई वैक्सीन कंफर्म नहीं आई है, अभी उनके थर्ड फोर्थ स्टेज में ट्रायल चल रहे हैं। तो आप यह मान के मत चलो कि वैक्सीन आ गई है। किसी भी वैक्सीन का असर भी मैक्सिमम 90% का रिजल्ट है। वो चेचक की वैक्सीन हो, कालरा की वैक्सीन हो, डिप्थीरिया की वैक्सीन हो, बीसीजी की वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जब आप लगाती हो, कोई लगता है तो उसका 90% से अधिक का कभी इफेक्ट नहीं मिलता है, 10% प्लस माइनस रहता ही है। तो वैक्सीन आने, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आप लगवाती हो, इसके बाद भी जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी लगा है उनको भी हेपेटाइटिस बी होती है। जी जी, उनको भी आपने सुना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी हेपेटाइटिस बी हो गया। तो ये प्लस माइनस 10% प्लस माइनस बना रहता है मैडम, मगर वैक्सीन सक्सेस होती है। अब जब तक पूरी तरह से ट्रायल हो करके वैक्सीन मार्केट में ना आ जाए और उसका पोस्ट इफेक्ट न जान लिया जाए, तब तक उसके विषय में ये कहना कन्फर्म अच्छी बात नहीं होगी कि वो सफल है कि नहीं। और निश्चित सफल होगी, पूरी दुनिया लगी है इसी वैक्सीन को तलाशने में ना, पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरी दुनिया का हर राष्ट्र लगा हुआ है। जी सही बात, सही बात। जी जी। हैदराबाद से हिमानी झा जी देख रही हैं, वो कह रही हैं कि लोग तो सोशल डिस्टेंस कहाँ मेंटेन कर रहे हैं। हकीकत है सर कि जब सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन होगा, और मैंने मेंटेन कर रखा लेकिन दूसरे ने नहीं किया, तो एटमॉस्फेयर में वैसे भी फैल चुका है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कब तक कोई घर में आइसोलेट रहेगा और लोगों को बाहर जाना ही पड़ेगा। ये तो ऑब्वियसली ये सब होना ही है। उनका नाम क्या बताया मैडम आपने? अपने देवर का नाम क्या बताया? हिमानी झा। हिमानी झा। हिमानी जी, आप अपने को बचाओ और यह मान के चलो आप कि जिससे मिल रही हो या जो आपके सामने बैठा है वो कोरोना पीड़ित है। जी। जब इस तरह से आप प्रिकॉशन लेंगी तो आप बच जाएंगी। आप दुनिया को सुधार नहीं सकती, ये भारतवर्ष है। सरकार ने 3 महीने लॉकडाउन करके हमको जीने सिखा दिया, मगर हमने जीना नहीं सीखा। आप अपने को केवल बचाओ, अपने को बचाओगी आप, आपका परिवार सुरक्षित होगा। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जिससे हम इन सब ये कोविड-19 से हम बच सके, या आफ्टर जैसे हम लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि नए साल में हम लोग नए खुशियों के साथ जिए। तो लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एटमॉस्फेयर में वो तो रहेंगे ही रहेंगे, जिस तरीके से ये बोला, अब कोई भी उसमें चपेट में आ सकता है, भले ही उसका इफेक्ट कम पड़े। तो ऐसे में हम लोग अपने को कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाए आफ्टर कोविड भी। हमको अब हमारी जीवन शैली अब का कैसी होनी चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। मैडम हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बताई गई। जी सर, यही मैं चाहती थी कि आप इसको बताएं। जी, एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बताई गई है। मैं संस्कृत में बोलने के बाद हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। उस जो टर्मिनोलॉजी है उसको अंग्रेजी में भी बता दूंगा लोगों के समझने के लिए ही। हाँ हाँ जी। सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मनेन्द्रिय स्वस्थ इत्यमिधीयते। हमारे यहाँ 3 दोष हैं। हाँ जी। वात पित्त कफ सुना है आपने? हाँ हमारे यहाँ वात पित्त कफ। जी, हमारे यहाँ 13 अग्नियां हैं।
जी 7 धात्वाग्नि, 5 भूताग्नि और 1 जठराग्नि। समदोषा जी समाग्नि सम धातु। 7 हमारे यहाँ धातुएं हैं हम्म जो शरीर को धारण करती हैं। रस, रक्त, मांस, जी मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। हम्म समदोषा समाग्निश्च सम धातु मलक क्रिया। और हमारे शरीर की मलक क्रियाएं हैं जो टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए होती है। मल क्रिया से टॉक्सिन बाहर निकलता है, मगर वह आदमी स्वस्थ नहीं है। जी स्वस्थ कब है वो? प्रसन्न आत्मनेन्द्रिय स्वस्थ इत्तिमे धीयते। जब वो आत्मा, मन और इंद्रियों से प्रसन्न है तो वह स्वस्थ है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसके लिए मैडम हमें ऋतुचर्या और दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ और हर धर्मों में बताया गया है। जी 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 केवल मैं सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जी जी धर्मों बिल्कुल में बताया गया है सूर्योदय के पूर्व उठना। जी जी बिल्कुल सही। हमारे यहाँ कहा गया कि सूर्योदय के पूर्व उठो। जी आपके यहाँ भी इस्लाम में कहा गया कि आपकी सुबह की एक शायद फज्र की नमाज होती है। जी जी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले वो नमाज आपकी अदा कर दी जाती है। जी 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 मतलब सुबह उठना ही है, इसके मतलब सुबह आप उठना ही है। जब आप सवेरे उठती हैं तो उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट है। उस समय सूर्य की किरणों से विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। सुबह में जब जिस वक्त सूरज निकलता है। जी जी, जिस समय सूरज निकलता है उस समय सूरज की किरणें विटामिन डी बहुत देती है, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो आप सवेरे उठें, शरीर को साफ करें जी, अपने नित्य कर्मों को करने के बाद नहा धो करके, और आप ऐसे जीवन को शुरू करें, अपने सुबह के जीवन को जो शुरू करें उसमें यह ध्यान रखें कि हमें ऐसी ही चीजों को लेना है जो उस ऋतु के अनुरूप है। जी जैसे इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा उमस है, इसमें अगर बहुत ज्यादा हम उष्ण पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान करेगा। ठीक ऐसे ही दिसंबर जनवरी के महीने में अगर हम आइसक्रीम खाते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान करेगा। मतलब मौसम के अनुकूल ही हम लोग करते हैं। मौसम के अनुकूल ही हमें कुछ भी खाना पीना है, उसी के अनुरूप हमें अपने शरीर को रखना है। इस समय हम बाहर निकलते हैं, सनरेज बहुत तेज है, सनरेज बहुत कड़ी है। इस सनरेज में जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें अपने को केज करके निकलना चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने बोले। मैं एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि जो सुबह सुबह जो सूरज निकला सनराइज के वक्त, है ना, कि वो रेज हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसा कि आपने कहा कि सभी धर्मों में कहा गया है कि सुबह उठिए, तो हमारे इस्लाम में अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्यों एक नमाज है जो एक ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ी जाती है, और वो कहा गया कि उस वक्त से नमाज पढ़ते पढ़ते जब तक सूरज ना निकल जाए, और सूरज निकलने के बाद ही आप जानमाज से उठिए। एक और नमाज है उसको पढ़ के उठिए। तो इसके मतलब उतनी देर तक तो हम इंतजार सन का करें। इसका मतलब ये हुआ, आज मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपकी बात से। मैडम, हमारे जो भी पूर्वज थे, जी जी, वो जो भी नियम कानून बनाए हैं वो हमारे आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारे आपके सुख समृद्धि की दृष्टि से उन्होंने वो नियम बनाए हैं। वो सनातन धर्म के नियम हो, इस्लाम के नियम हो, क्रिश्चियनिटी के नियम हो, कोई भी धर्म हो, वो कभी भी गलत काम करने की बात नहीं सिखाता है। वो हरदम यही सिखाता है कि अब ये अच्छा कार्य करो। अब वो विटामिन डी आपको करता क्या है? आपके हड्डियों को मजबूत रखता है। जी, आप इस समय देख रहे हैं कि लोगों के घुटने में बहुत दर्द है, जोड़ों में बहुत दर्द है, कमर में बहुत दर्द है। क्यों? क्योंकि उनको विटामिन डी मिल ही नहीं रही है, हड्डियां उनकी कमजोर होती जा रही हैं। पहले के लोग, आप ही ने सुना होगा या अभी अपने मोहल्ले में 80-90 बरस के बुजुर्गों को आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल सीधे चलते हैं, उनके न घुटने में दर्द है, न कंधे में दर्द है, न कमर में दर्द है। जी सर, एक व्यूअर्स पूछ रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं कि हम लोग कितने बजे तक सुबह के धूप में रह सकते हैं? आधे घंटे। रोमा करके हैं व्यूअर्स, आधे घंटे सुबह के, आधे सूरज निकल, आधे घंटे से 45 मिनट
जिस समय सूर्य की किरणें रेड होती हैं, जब निकलती हैं, जब वो हाइट होने लगे तो आप वहां से हट जाओ। और सूरज की किरणों को कभी फेस की ओर से नहीं लेना चाहिए, उनको हरदम अच्छा। पीठ की ओर से लेना चाहिए। ओ, आपने अंग्रेजों बिल्कुल। को देखा होगा, वो सन बाथ लेते हैं, जी 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 सन बाथ लेते हैं ना, तो सन बाथ जी जी लेते हैं तो बिल्कुल। वो जी वो पेट के बल पर मैदान में सो करके सन बाथ लेते हैं। जी ये जी साइंटिफिक जी। फैक्ट है कि आपको जो भी सन रेज लेना है वो पीठ से लेना है, उसको अच्छा। फेस से नहीं लेना। जी ओ, देखिए ये आप हम लोगों को एक जानकारी मिली। हम लोग ये सोचते थे कि नहीं, सामने से सूरज ये होगा तो कलर अफेक्टेड होगा, ये वो ये सब चीजें, लेकिन ये नहीं कि अच्छा हम लोगों को पीठ से लेना है और वही हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ये देखिए, ये बहुत अहम जानकारी हम लोगों को मिली। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि कितनी देर तक हम लोगों को रहना है। और डॉक्टर साहब, एक बात और हम पूछना चाहते हैं आपसे कि जैसे आपने कहा कि इस वक्त एटमॉस्फेयर में हो गया है, तो ये जी एटमॉस्फेयर में कितनी देर तक, मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से हम लोग के बाल में फंस सकता है, तो बाल में वो क्योंकि रोज रोज तो कोई नहीं, जैसे हम लोग हैं लंबे बाल हैं, रोज बाल भी नहीं धो सकते, तो कितने देर तक हम लोग तो प्रिकॉशन लेंगे, फिर भी मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी हो सकता है, तो कितने देर तक वो बाल में रह सकता है, अब मैडम, कब वो खत्म होगा? आपके शरीर पर इसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं है। इसको जो भी करना अच्छा है वो 2 घंटे में कर लेगा। अच्छा आपके अच्छा। आपके शरीर पर, आपके लिविंग पार्ट पर वायरस के विषय में एक ही पहले जान लें आप। इसका हम्म। करेक्टर यह है कि जब ये नॉन लिविंग चीज के साथ आता है, जैसे कि आप जी बैठी हो और टेबल पर वायरस है, तो जब तक जी। वो टेबल पर है तब तक वो नॉन लिविंग है, मुर्दा है। अच्छा। और जहां आपका हाथ वहां टच किया और आपके हाथ वो पर जिंदा आया हो तो गया। लिविंग हो गया, वो जिंदा हो गया। ओ। आपका बाल भी लिविंग है, जी 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 आपके बाल बढ़ते हैं ना, जी 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 तो बिल्कुल बिल्कुल। ये लिविंग है, निर्जीव नहीं है, सजीव है। तो इस पर जाने अच्छा। के बाद वो मैक्सिमम 2 घंटे तक जिंदा रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप जब भी कभी बाहर निकले तो आपके जी मजहब जी में जैसे सिर ढक करके, हिजाब पहन करके जी। निकलती है, एकदम आज मैं पूरी तरह यही से। सोच रही देख रही थी, जी जी, आज मैं यही देख रही थी कि सारे लोग सर ढके हुए और मास्क लगाए हुए, और हम लोग क्या भी यही है कि भाई चेहरा ढकना है और मास्क वो सर पूरा ढकना है। तो हमने कहा कि आज देखिए हम लोग पहले मॉडर्न बने हुए थे, आज अपने अपने मजहब की तरफ लौट रहे हैं। भाई हिंदुइज्म में भी यही है कि सर ढक के चलना है, घूंघट जी है इस तरह से निकाल जी के। जी तो और जी। इस्लामिज्म में भी यही सब सारी चीजें थी, जिसको हम लोग अब मॉडर्निटी के उसके दायरे से बाहर निकाल रहे थे, तो आज हम फिर आप, उसी में आ गए वाकई। आपके यहाँ मैडम औरतों को सिर हिजाब में होकर के, वो क्या नकाब कहते हैं उसको शायद, हाँ जी जी, नकाब नकाब बोलते हैं। नकाब कहते हैं, जो जी काला कपड़ा आप जी जी पहनती हो आप लोग, जी वो जी जी नकाब जी में जी पूरे जी शरीर को ढक के निकलने की बात है। हमारे यहाँ जी जी औरतों के लिए ये सामाजिक निर्देश है, शास्त्रों का निर्देश है कि वो सर ढक करके घूंघट लेकर के निकले। जी 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 आपके बिल्कुल। यहाँ पुरुष पुरुष सिर पर टोपी लगा के निकलता है। जी हमारे जी यहाँ जी जी। धार्मिक सामाजिक निर्देश है कि हमारे यहाँ का पुरुष पगड़ी बांध के निकलता है, पगड़ी बांध के निकलता है, जी 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 जिसको बिल्कुल। अभी राजस्थान के लोग फॉलो करते हैं। हाँ सर, पगड़ी हम अभी लोगों के अभी है, पगड़ी और जी टोपी दोनों चीज ही है। जैसे हम लोग के जी जी साफा बांधना होता है ना, साफा बांधना जी वो भी है। जी तो आज जी हम लोगों ने सर धर्म को छोड़ा, तो उसका ये नतीजा अब मिल रहा है कि जी आज जी कोरोना ने जी फिर हम लोग को उसी तरफ लौटा दिया। जी हाँ मैडम, जी जी हाँ जी मैडम जी। अब मैडम रह सर गई बात दूसरी के। बोले। सर इस एक डॉक्टर स्मिता भटनागर हैं, जी बीएचयू में संस्कृत जी की अध्यापिका है वो। उन्होंने लिखा है, काढ़ा में सब सामग्री गर्म तासीर वाली है, इस जी। मौसम में काढ़े में कितनी और क्या चीज डालनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। एक्चुअली लोग ज्यादा चीजें डाल देते हैं कि जितना ज्यादा डालेंगे उतने ही फायदेमंद होगा, तो इसके बारे में आप सर से बताएं। मैडम, मैं डॉक्टर साहब से एक निवेदन करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ध्यान दें, 28 जुलाई का हिंदुस्तान पेपर देखें।
आपके बीएचयू के कुछ आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ वहां उन्होंने एक हमारा भी एक इंटरव्यू लिया है उन्होंने, जिसमें मैंने 1 कप से अधिक काढ़ा लेने का विरोध किया है। 1 कप से 24 घंटे में 1 कप से अधिक काढ़ा लेने का विरोध किया है। ये जो आपने कहा कि उसमें सभी चीजें गर्म हैं, वास्तव में सभी चीजें गर्म हैं, जो भी उसमें चीजें हैं वो गर्म हैं। वो गर्म क्यों हैं? डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा जरा। अभी बरसात के दिनों में आपने कभी कभी देखा होगा कि 2-2, 3-3 दिनों तक सूरज नहीं निकलता है, तो आपके शरीर में एक आलस्य हो जाता है और आप वीकनेस फील करने लगती हो। सूर्य में क्या है? उष्मा है, हीट है। उस सूर्य की हीट से आपको एनर्जी मिलती है, आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है। सूर्य की किरणों से जो आपको उष्मा मिलती है, उस एनर्जी से आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है। तो हम यह उष्मा आपको इसलिए दे रहे हैं शरीर में कि आपकी प्राण शक्ति, आपकी इम्यूनिटी, आपका जो ओज है वो बरकरार रहे। अब यहाँ जो गर्म चीजें हैं वो तभी गर्मी उत्पन्न करेंगी जब उनका अति सेवन हो जाएगा। किसी भी चीज को एक्सेस करना हरदम नुकसानदेह होता है। जी बिल्कुल। काढ़े के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आयुष डिपार्टमेंट ने एक मात्रा के अनुरूप फार्मूला बना दिया है। अच्छा। लगभग सभी आयुर्वेद की बड़ी कंपनियों ने टैबलेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में उसी फार्मूले के अनुसार काढ़ा बना करके मार्केट में डाल दिया है। अच्छा। जिन्होंने टैबलेट फॉर्म में बनाया है, 1 कप पानी में 2 टैबलेट और गुड़ और नींबू निचोड़ करके उस काढ़े को बना करके आप पियो। 1 कप, केवल 24 घंटे में 1 कप। 1 कप में 2 टैबलेट, नींबू और दूध। नींबू किस मात्रा में सर? नहीं, दूध नहीं, नींबू। अच्छा। जी। उसका नियम मैडम ये है कि आप पानी लें, उसमें गुड़ डाल करके आंच पर बैठा दें, उसी समय उसमें 2 टैबलेट डाल दें। अच्छा। उसी समय उसमें 2 टैबलेट डाल दें तो टैबलेट और गुड़ उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे आप चाय बनाती हो तो जहाँ चीनी आप डालती हो, चीनी की जगह गुड़ डालना है। चीनी की जगह गुड़ डालना है और चाय के पत्ती की जगह वो 2 गोली डालनी है, 2 टैबलेट डालना है। चाय की तरह इसको खूब ठीक से खौला दीजिए। उसको कप में डालने के बाद उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए। जो आप दूध डालती हो, दूध की जगह आधा नींबू निचोड़ दो। अच्छा, अब नींबू इसलिए आपको देना है कि नींबू विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। हाँ, जी, और विटामिन सी आपके शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जी। आधे नींबू से आपको 500 मिलीग्राम, 1 नींबू से 500 मिलीग्राम आपको विटामिन सी आपके बॉडी को मिल जाता है। अच्छा। अब अगर घर पर आप काढ़ा बनाना चाहती हैं, नहीं चाहती कि हम टैबलेट या काढ़ा खरीदेंगे, जी, हाँ सर, घर की चीजें ज्यादा प्रेफर लोग कर रहे हैं इसके लिए। जी, जो घर पर लोग कर रहे हैं तो उसमें 1 कप पानी में 4-5 तुलसी की पत्ती, एक बहुत छोटा सा आदि का टुकड़ा, 2 काली मिर्च, आधी के करीब लौंग। वो भी लौंग में ध्यान रखना है हमें कि लौंग में ऊपर की ओर एक फूल का हिस्सा होता है। हाँ, जी। लौंग को ध्यान दें, लौंग पर आप अपना दिमाग ले जाएं तो उस फूल वाले हिस्से को निकाल के लौंग आपको डालना है। अच्छा, फूल के हिस्से को निकाल कर डालना है? निकाल देना है, उसको निकाल देना है आपको। सर ऐसी क्या वजह है उसको? उसमें कुछ टॉक्सिन है। हर अच्छी चीज के जी हर अच्छी चीज के साथ कुछ न कुछ ऐसी चीज जरूर होती है। तो जी। अच्छा, तो सर 1 मिनट, तो इसके मतलब हम लोग कभी भी अगर लौंग का यूज करते हैं, कभी कभी लोगों के दांत में दर्द होता है तो उसको लौंग को दांत के नीचे दबा लेते हैं,
या किसी चीज में जैसे हलवा बना रहे हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसमें लौंग डाल देते हैं, तो काढ़े में भी बना रहे हैं तो आपने काढ़े में बनाए, तो जैसे दालचीनी से दबाया या किसी भी फॉर्म में अगर हम उसको लौंग को अगर किसी भी चीज में हम यूज कर रहे हैं तो उसके फूल को हम तोड़ के यूज करेंगे? जी जी जी, फूल को तोड़ के हमेशा हमेशा। ये अच्छा फार्मूला सर, बना बहुत दीजिए अहम जानकारी मिल रही है सर। भगवान आपको दीर्घायु करें, वाकई में बहुत बहुत अहम आप जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद मैडम, आपने मेरे लिए एक अच्छी कामना किया। नहीं नहीं, आपको भगवान दीर्घायु करे वाकई में, और इसी तरीके से आप सेवा करते रहे सब लोगों की, और इसी तरीके से आपका पैगाम पहुंचता रहे। ये इंसानियत का पैगाम है सर, कि आप बिना किसी कोई फीस नहीं है, कोई चीजें नहीं है, कोई कंडीशन आपने मेरे सामने नहीं रखी, और फौरन आप तैयार हो गए कि काशी कला कस्तूरी के व्यूअर्स को, और इसके अलावा जो लोग भी इसको देख रहे होंगे और जो मैं अभी इसको शेयर करूंगी दूर दूर, वो लोग देखेंगे इससे कितना फायदा मिलेगा। सर ये इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा हो रही है। धन्यवाद मैडम। सर एक सवाल और है, ये अच्छा ये टैबलेट आ चुका है सर? जी जी मैडम, दूध पापे सभी ने आयुष क्वाथ टैबलेट के रूप में इसको प्रोड्यूस किया है। अच्छा अच्छा। दूध पापेश्वर ने बनाया है, धन्वंतरी ने बनाया है, गुजरात लैब ने बनाया है, डाबर ने सभी ने बनाया है। हर कंपनियों ने ये टैबलेट बना दिया है, और ये टैबलेट बहुत सस्ती है, कोई बड़ी महंगी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 60 गोली के पैक हैं, 100 रुपए के आसपास की गोली है, 60 गोली। अच्छा अच्छा। तो अगर मान लीजिए 1.5 रुपए की एक गोली मिल रही है, 1.5 रुपए की एक गोली पड़ रही है, 2 गोली आपको डालना है, 24 घंटे में एक बार काढ़ा लेना है, बच्चों को आधी एक गोली डालनी है, और बड़ों के लिए जो एडल्ट्स हैं उसके लिए 2 गोली डालनी है। ओ ये अच्छा सर, ये तो गोली की बात हो गई, लेकिन अभी आप जो घर में बनाने का बता रहे थे, क्योंकि बहुत लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम बाहर की चीजें ले, तो इसलिए निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, तो इसलिए जो आप अभी आपने बताना शुरू किया था, प्लीज कंटिन्यू कर दीजिए उसको। हाँ मैडम, उसमें लौंग तक में गया था। हाँ मैं लौंग तक चला, तुलसी की पत्ती, अदरक, काली मिर्च और लौंग तक में गया था। हाँ, अब उसमें 5वीं चीज आपको एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का कूट के डाल देना है। दालचीनी जो मसाले में आप डालती हो, हेलो, जो मसाले में आप दालचीनी डालती हैं वो दालचीनी, और थोड़ी सी अजवाइन, 1/4 चम्मच अजवाइन, इसको उबाल करके इसमें गुड़ मिला करके, और वही नींबू निचोड़ करके आपको लेना है। अच्छा अच्छा। पूरी बातें सुन लिया मैडम आपने कि फिर से बोलूं? सर आवाज कट गई थी, हम लोग थोड़ा सा वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं थे, फिर एक बार बोल दीजिए वो आवाज। 4-5 तुलसी की पत्ती, एक बहुत छोटा सा आदि का टुकड़ा, 1 से 2 काली मिर्च, आधा लवंग, एक बहुत छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और 1/4 चम्मच अजवाइन। अच्छा अच्छा, अजवाइन जी। इनको उबाल करके, आधा लौंग का टुकड़ा कहा है, आधा मतलब वही फूल निकाल के आधा मतलब जी जी, फूल निकाल करके उसको बीच से तोड़ दीजिए, और इन सभी जी, इन सभी चीजों को तोड़ देंगे। जी जी जी, तब आधा होगा वो। ओ ये आधा, तो सर कितना बचा? इतना सा, और हम लोग सोचते हैं 2-3 डाल दें तो ज्यादा फायदा करेगा। ना नहीं मैडम, वो जितना आप उसकी मात्रा बढ़ाओगी उतना वो गर्म होता जाएगा। जी 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 जी। और इम्यूनिटी के लिए इस समय आपका नींबू का सेवन, आंवले का सेवन, आंवला, नींबू, हल्दी, हाँ जी जी, ये मैडम बहुत आवश्यक है। सर एक बात और पूछना चाहूंगी कि हल्दी को हल्दी को हम लोग किस रूप में इस्तेमाल करें? हालांकि हल्दी लोग दूध के साथ रात में सोते वक्त लेते हैं, कुछ लोग सुबह लेते हैं, तो इसके सही उपयोग क्या है? सही तरीके से हम किस तरह से कर सकते हैं, और हल्दी को कितनी क्वांटिटी में हम डालें? है ना, कभी कभी ये, क्योंकि हम लोग ज्यादा यूट्यूबर हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं कि अच्छा उसमें ये कि हल्दी बहुत फायदेमंद है, दूध में डाल के पीना है, तो 1 चम्मच लेकर पूरा डाल दिया। कौन से टीस्पून से लेना है, छोटा या बड़ा, किस क्वांटिटी में डालना, इसको प्लीज बताइए। मैडम हल्दी के साथ अभी तक बहुत सी भ्रांतियां हैं।
अच्छा अच्छा। आपके दिमाग है बेटा, इसको जरा सा ये सर दो कट रहा है थोड़ा। लाइव। हाँ हाँ मैडम, थोड़ा कट रहा है। जी जी। हाँ सर आवाज आ रही है, आप बोलिए, आवाज लेकिन आ रही है। हाँ हाँ मैडम, अरे व्हाट्सएप निकल गया। हाँ उसमें मैडम ऐसा है कि हल्दी जो हम आप लेते हैं, ये जी 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 हल्दी जिस रूप में हम आप लेते हैं घर में, ये कतई जी उचित नहीं है लेना। कच्ची हल्दी जैसे हम ले लेते हैं जी जी दूध जी में जी डाल जी करके, ये जी कतई जी। उचित नहीं है। अच्छा हल्दी तो पकी सर हुई होनी चाहिए। अच्छा सर, हल्दी कच्ची हल्दी नहीं, कच्ची हल्दी तो हम लोग नहीं ले रहे हैं, जो अदरक की तरह जो आती है सर, उसी को आप बोल रहे हैं ना? नहीं 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 मैडम, मैं हल्दी को कच्ची हल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ हल्दी का पाउडर सीधे दूध में डाल करके घोल करके आप पी ले रही हो। जी जी जी। हाँ यही हो रहा है, एक यही एक होता है। एक, एक तो पहली चीज मैं नम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा जी कि जी जितनी पैकेट की हल्दी है वो कोई हल्दी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। वो मैडम केवल केमिकल्स हैं, कलर है, जी केमिकल है। अब वो धान बिल्कुल। की भूसी है पीसी हुई कि लकड़ी का बुरादा है पीसा हुआ, ये तो मैं नहीं कह सकता। हम्म। मैन्युफैक्चरर हमसे मसाले वाले शायद गाली देंगे हमको, मगर ये हम्म। फैक्ट है कि वो हल्दी नहीं है। सच, वाकई आप में क्या आप किया जाए। आप घर की कूटी हुई हल्दी लें, जी थोड़ी सी मेहनत जी। करनी पड़ेगी। हाँ 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 खलबट्टे जी में जी खलबट्टे में टुकड़ा कर लें, जी जी जी। उसको मिक्सी में पीस लें, हाँ हाँ और हाँ। एक चम्मच, एक पाव अगर हल्दी है आपके पास, एक पाव हल्दी का पाउडर है, हम्म। तो उसको कढ़ाई में एक चम्मच देसी घी डाल करके उस हल्दी के पाउडर को हलवे के आटे की तरह भून दें। अच्छा, एक चम्मच घी, देसी घी डाल करके उसको हलवे के आटे की तरह भून दे। हाँ ठीक है। जी जी जी। जी। हल्दी की गुणवत्ता तीन चीजों से बहुत बढ़ जाती है, गुड़ हाँ से, हाँ काली जी। मिर्च से और घी से। अच्छा। तो आप तो आपने जिस समय उसको घी में भून दिया, तो जी हल्दी की का तीखापन जो है, उसके स्वाद का तीखापन है, वो खत्म हो गया। जी जी जी। और अब उसको फिर पकाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब 3 ग्राम की मात्रा में हल्दी का वो पाउडर, केवल हम्म। 3 ग्राम की मात्रा में, चाय हम्म। वाला जो चम्मच है वो जी लेबल्ड जी स्पून 3 ग्राम हो जाएगा। जो टी अच्छा। स्पून आपका है वो जी उठा जी हुआ जी ना जी। हो, लेबल्ड हो, तो 3 ग्राम हो जाएगा। आप अच्छा तीन अच्छा। ग्राम वो पाउडर एक गिलास दूध में घोल के, जी। एक काली मिर्च चबा के हम्म। गुड़ के साथ अगर पीती हैं, तो हल्दी की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, तो एक जी, काली मिर्च सर, एक काली मिर्च और एक गुड़। से दो अधिक से अधिक, एक से दो अधिक से अधिक। अच्छा अच्छा ठीक है। इससे एक से इससे अधिक काली सर, मिर्च की मात्रा कभी मत बढ़ाइए। अच्छा 1 से 2 काली मिर्च को खा लिया गुड़ के साथ और चबा के खा लिया, उसके बाद जी, वो और उसके ऊपर से हल्दी का दूध दूध आपने पी पी लिया। लिया, हल्दी का दूध आपने पी लिया। सर एक मिनट, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, अगर मान लीजिए कि वो दूध जो है, हम हल्दी को हमने उस तरह घी में भूना नहीं हो, और जी, तो उस वक्त क्या करें? अगर मान लीजिए ये भून के रखने वाला प्रोसेस मैं ना करूं और 1 चम्मच ही दूध टीस्पून लिया, तब उसको क्या दूध करूं? में डाल दूध में डाल के उसको पका दीजिए 5 मिनट के लिए। अच्छा 5 मिनट, अच्छा अच्छा। और जी, सर अगर गर्म दूध में डाल के अलग रख दिया तो नहीं, उसको पकाऊं? नहीं नहीं काम तो चल जाएगा मैडम, अच्छा अच्छा मगर वो व्यवस्था काम चलाऊ होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ। व्यवस्था वही है कि उसको घी में भून करके दूध में डाला जाए। दूसरी व्यवस्था यह है कि उसको दूध में डालने के बाद पका दिया जाए। अच्छा 5 मिनट तक पकाने वाली व्यवस्था सर, ये वाली पांच तो हो मिनट नहीं पाएगी, वो वाली पांच मुश्किल है। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट ही आप पका दीजिए। रोज रोज हल्दी को भूनना अच्छा। तो है नहीं। एक जी दिन आप जी जी हल्दी को भून करके किसी जी। डब्बे में अपने किचन में रख देंगी। अच्छा। जैसे एक पाव हल्दी अगर आपने एक दिन हाँ भून हाँ करके मैं किचन, समझ गई। आप जब घर में जीरा भून के रख सकती हो दही बड़ा हाँ बनाने के सही लिए, बात है, सही तो बात दूध है। में डाल के सही पीने के बात। लिए हल्दी भून के नहीं रख सकती हो। सही, आप सही कह रहे हैं सर। मैं अपनी बात नहीं कह रही, मैं सभी व्यूवर्स को लेके चल रही हूँ कि
कहीं कभी कुछ काम भारी लगते हैं, या आपने सही कहा, दही बड़े के लिए हम लोग जीरा पीस लेते हैं। सही सही। जीरा पीस के आप रखती हो ना शीशी में बंद करके, रायता बनाने जी के लिए जी जीरा जी भून के रखती हो आप? जी 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 जी। मैंने सबको संदेश दिया, केवल शबनम जी को नहीं संदेश दिया। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर, काफी सारे लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे, चाहे वो हैदराबाद के हों, यूएस से भी लोग आपको सुन रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सुन रहे हैं, चंद्रकला त्रिपाठी जी जो हैं हमारी काशी कला कस्तूरी के अध्यक्षा हैं, वो भी सुन रही हैं, और सुगंधा वर्मा है, समारा है, कुमार अभिषेक है, ये लोग सब आपसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, रुकैया फातिमा है, और नित्या सेठ हैं, और विदुषी सुचरिता गुप्ता जी हैं, प्रभु दयाल, मतलब बहुत काफी लोग जो है आपको सुन रहे हैं, अयान भट्टाचार्य, कुमार अभिषेक, हरिप्रिया मिश्रा। सर, एक बात आपसे, एक क्वेश्चन और मिला है मुझे, कि क्यों हमको धूप लेने के लिए, सुबह का विटामिन डी लेने के लिए पीठ के ही तरफ से क्यों लिया जाए? मतलब क्या इसका रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन? मैडम, आप बार बार सुनती हैं कि सूरज को आंख से देखना खतरनाक होता है। हाँ बिल्कुल। सूरज को जब भी आप सूरज के सामने बैठेंगी तो आंख बंद करके तो बैठेंगी नहीं। जी जी जी। पहली चीज तो आई पर बैड इफेक्ट डालता है। अच्छा। सन रेज का प्रभाव आपके, और सुनते चलिए मैडम। हाँ, सन रेज जो आप सामने से लेती हैं तो उसका आपके आईज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका आपके कलर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं जी जी, वो आपके शरीर के रंग को फेड करती हैं। दूसरी चीज, उसका ऑब्जर्प्शन बहुत सही ढंग से विटामिन डी के लिए सूर्य की किरणों का हो नहीं पाता है, इसलिए सूर्य की किरणों को पीठ की ओर से लेने के लिए विधान है। ओ, ये बात है मेरी। जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी जो आयुर्वेद में बताया गया है सन रेज को लेने के लिए, या कहीं भी जो परंपरा है, वो पीठ से ही सन रेज को लेने की परंपरा है। अच्छा। जी जी, आप देखती हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, ये सन बाथ जो लेते हैं वो पेट के बल लेट करके पीठ ही से लेते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। और मैं काशी कला कस्तूरी के सभी व्यूअर्स को, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप इस प्रोग्राम को जरूर लाइक एंड शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोग ये चीजें जो बहुत ही अनमोल बातें हो रही हैं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर साहब लोगों के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या क्लिनिक जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, बस हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, अपनी बातें बताई, उतनी बातें, और ना डॉक्टर के पास टाइम होता है और ना हम इतना कुछ पूछ सकते हैं उनसे। तो आज हमको इतनी बातें, इतनी अहम बातें और अहम मुद्दे पर सुनने को मिल रही है, तो प्लीज आप लोग जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, इस प्रोग्राम को। मैं आपसे सभी व्यूअर्स से ये मेरा रिक्वेस्ट है। अच्छा सर, आज ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे में हमारा खान पान क्या हो, जैसे एक तो ऋतु की आपने बात कह दी, तो ऋतु में बहुत सी चीजें, जैसे कहते हैं कि दही इस टाइम नहीं खाइए, सावन में साग ना खाइए, किसी में कुछ नहीं, लेकिन इसके अलावा जो है अभी जो हम लोग खा रहे हैं, किस चीज से हमारी इम्यूनिटी, हमारे जो रूटीन है, जो हमारा रूटीन का जो हमारा खाना सुबह शाम का, उसमें किस तरह के डाइट हमारे होने चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हम स्ट्रांग हो, क्योंकि हमको बाद में भी लड़ना है, जब कोरोना पीरियड खत्म होगा उसके बाद भी हमारे बॉडी को लड़ना है, तो किस तरह से हम क्या करें? मैडम, हमें पूरे जिंदगी सदैव हल्का खाना खाना चाहिए, सुपाच्य खाना खाना चाहिए, और दो भोजन के बीच में इतना गैप होना चाहिए कि पहले वाला जो आप खाना खाई है वो खाना डाइजेस्ट हो चुका रहे। अच्छा। अब रह गई बात, आपने अभी एक शब्द कहा कि सावन में साग नहीं लेना चाहिए, उसका एक कारण है, इस समय साग वगैरह जो पत्तीदार सब्जियां हैं, इन पर कीड़े मकोड़े होते हैं, हाँ, बिल्कुल, जो आपके शरीर को जाके नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए बरसात के दिनों में पत्ती वाली सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। अच्छा। पहली चीज।
जी, भादों का महीना आ गया है, इस समय दही क्यों नहीं खाना चाहिए? दही नहीं खाना चाहिए। जी जी। दही के साथ ये है कि दही जमने ना के लिए सावन दूध साग से ना दही भादो दही। जमने, जी, उसमें एक बैक्टीरियल रिएक्शन होता है, तब जाकर के दही जमती है और वो एसिडिक इफेक्ट डालती है। बरसात के दिनों में दही खाने पर एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। वो दही मीठी हो या खट्टी हो, किसी भी तरह की हो, तो बरसात के दिनों में जब आप दही खाती हैं, भादों का महीना बरसात का भयंकर महीना माना जाता है, तो उस महीने में जब आप दही खाती हो तो वो दही आपके शरीर में एसिडिटी क्रिएट करती है, इसलिए दही रोकी गई है। अब हम लोग, अभी आपका प्रश्न ये था कि हम क्या खाएं, कैसे रहें, जिससे कि हम स्वस्थ रह सके और हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके। मैडम, उसमें हमें ये देखना है कि सुबह का जलपान जो है, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, ये बड़ा महत्वपूर्ण दिनचर्या का एक अंग है। रात में आप खाना 10 बजे खाती हो, 10 बजे खाना खाने के बाद अगर आप जलपान नहीं लेती हो तो बहुत समय तक आपका पेट खाली रहता है और उस खाली पेट में स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना करता है, जो सेक्रेट हुआ करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कोई ठोस चीज नहीं पाता है रिएक्शन करने के लिए, तो अपने अम्लीय गुण को देकर के आपको गैस का रोगी बना देता है। इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट, प्रातःकालीन जलपान आपके दिनचर्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। ये जलपान भी जो है वो आपका बहुत गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, जैसे कि पूरी पराठे को आप अधिक से अधिक अवॉइड करो। रोटी, दाल, हरी सब्जियां, ये आप जलपान में लें, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। जलपान में दलिया का प्रयोग आप कर सकती हैं, ओट्स का प्रयोग कर सकती हैं। अब दोपहर के भोजन की बात जहां तक है, तो उसमें आप जो हमारे यहाँ का परंपरागत भोजन है, जी, सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत रिच होना चाहिए, उससे हल्का दोपहर का हमारा भोजन होना चाहिए और रात का भोजन बहुत ही हल्का होना चाहिए, क्योंकि रात को हमें कोई फिजिकल लेबर नहीं करना है। आपके सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो आपको दिन भर काम करने की एनर्जी देता है, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना आपकी चाहिए। आवाज नहीं आ रही है। आप जो सुबह का ब्रेकफास्ट लेती हैं, आवाज जा रही है मैडम? अब उनको सुन के मेरी आवाज अब जा रही है आपको? सर एक मिनट। सर एक मिनट आप बोलिए, देखिए शायद कुछ आवाज। अब सर जा आपको रही मेरी आवाज मैडम? आपकी आवाज आ रही है मैडम हमें? अच्छा, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको नहीं जा रही है। अब जा रही है कि नहीं? अच्छा सर आप बोलिए, हमें नहीं सुनाई दे रहा लेकिन। अब मेरी आवाज जा रही है? अब मेरी आवाज आपको जा रही है? आपकी आवाज मैडम हमें आ रही है? आपकी आवाज मेरी आवाज जा रही है आपको? हेलो, हाँ मैडम, मेरी आवाज जा रही है कि नहीं आपको? आवाज अब जा रही है? सर मेरी, अच्छा आप अपने वेयर से पूछिए। सर आप बोलिए, मुझे नहीं सुनाई दे रहा लेकिन आप बोलिए। व्यूअर्स बोल रहे हैं कम से कम। वो उनको मेरी आवाज जा रही है, व्यूअर्स को? सर आप बोलिए, हम व्यूअर्स मेरे सुन रहे हैं। सवेरे के मैं जलपान को बता रहा था कि सवेरे के जलपान में जी आप दलिया ले सकती हैं, ओट्स ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, फ्रूट्स ले सकती हैं। हाँ सर बोलिए, आप बोलिए। प्रोटीन के लिए सबसे बड़ा स्रोत दाल है। आप बोलिए। प्रोटीन के लिए सबसे बड़ा स्रोत दाल है।
तो दलिया मैंने बताया आपको, ओट्स बताया, हाँ, हाँ। रोटी, दाल, सर ये आवाज सब आ ले। रही है, आवाज आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए सर, उसमें आप बोलिए। उसमें पूड़ी और पराठे का कम से कम सेवन करें, क्योंकि ये चीजें काफी गरिष्ठ हुआ करती हैं। हेलो। तो इस तरह से मैडम आप सवेरे का जो ब्रेकफास्ट लेती है वो आप दिन भर के आपके काम करने के लिए आपको एनर्जी देता है। अब सुबह जो आपने ब्रेकफास्ट लिया है उसकी अपेक्षा दोपहर का भोजन हल्का होना चाहिए, और फिर रात का जी, भोजन उससे और हल्का होना चाहिए। भरसक गरम मसाले, ऑयली स्पाइसी चीजों का सेवन कम से कम करें। चीनी हमारे जीवन का एक अंग बन गई है, मगर बड़ी नुकसानदेह जी, चीज है। चीनी की जगह जितना संभव हो गुड़ का प्रयोग करें। रिफाइन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो भी रिफाइन अच्छा, आप लेती हैं ये केमिकली रिफाइन किया जाता है। जैसे कि सोयाबीन का रिफाइन आप खाती हो, कि सोयाबीन बहुत अच्छी चीज है। सोयाबीन का रिफाइन आप खाती हो ना, बिल्कुल, कि सोयाबीन बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको सूचना दूं कि सोयाबीन में कोई तेल नहीं होता है। सोयाबीन एक अनाज है। सोयाबीन का आटा बनता है, सरसों का आटा नहीं बन सकता, तीसी का आटा नहीं बन सकता, तिल का आटा नहीं बन सकता, कि बन सकता है? क्योंकि ये जी, ऑयली आइटम्स है। जी, 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 इनको आप पीस करके इनको पाउडर फॉर्म में नहीं बना जी, पाएंगे आप। सोयाबीन भी ऐसे ही गेहूं के साथ पीस करके आटा बनाया जाता है। इसमें ऑयल होता ही नहीं है। इसको ऑयल इसका निकालने के लिए ऐसे तेलों में इसको भिगोया जाता है जो नॉन हाइजेनिक है, और उसके बाद इनको पेर करके उससे तेल निकाला जाता है, और उस तेल को रिफाइन करके सोयाबीन ऑयल जी, के जी, नाम से बाजार में बेचा जाता है। तो आप ये जो भी रिफाइन लेती हो ये केमिकली रिफाइन है। तो इनको लेने के बदले में जी, आप केमिकल्स को भी अपने बॉडी में इनटेक करती है। तो रिफाइन से बचें। खाने में भरसक तीसी का, अलसी का तेल या शुद्ध घी का प्रयोग करें। तीसी का, कड़ू, सरसों का, ये तेलों का प्रयोग करें, या फिर शुद्ध घी का प्रयोग करें। चीनी की जगह अधिक से अधिक गुड़ का प्रयोग करें। जी, अब मैडम एक बहुत और महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। अच्छा, आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा आप ही कर सकती हो, कोई दूसरा नहीं करेगा। हम चिकित्सक आपके रोग का निदान करते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं। अपने स्वास्थ्य की रक्षा आप ही को करना है, और उसके लिए एक सम्यक आहार विहार, जैसे आपके सोने का समय फिक्स होना चाहिए, आपके भोजन का समय फिक्स होना चाहिए। इस भाग दौड़ की दिनचर्या में भी आपको अधिकतम ये प्रयास करना है कि आप कम से कम 6 से 8 घंटे रोज रात में सोएं। बिल्कुल, समाज में एक प्रक्रिया इस समय व्याप्त है मैडम, कि 10 बजे लोगों की शाम हो रही है, वो 10 बजे घर में लौट रहे हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद लैपटॉप या मोबाइल पर बैठ जाते हैं, 2 बजे रात को सोते हैं, 10 बजे दिन जी, में जी, उठते हैं, 9 बजे दिन में उठते हैं। ये हाइजेनिक नहीं है। जी, आपको अपने को ऐसे मैनेज करना है कि आप अपने बिल्कुल, कामों को अधिक से अधिक 8 बजे तक समाप्त कर लें, और 10 बजे तक इन बेड हो जाए, और फिर सुबह आप उठ जाएं। भोजन में जो भी आप जी, भोजन ले रही हैं इसमें केवल फर्टिलाइजर और केमिकल्स ले रहे हैं, ये पेस्टिसाइड्स ले रही हैं। जैसे कि आप सोचते हो कि मैं लौकी खा रही हूँ, बड़ी अच्छी चीज है, मगर उस लौकी को पैदा करने में उस लौकी पर कितना फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड डाला गया है, इसको रिमूव करने की बात सोचिए आप, कि कैसे अधिक से अधिक जी, उसके फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को मैं रिमूव कर दूं। उसके लिए आप सब्जियों को पहले, खड़ी सब्जियों को पानी में भिगो दीजिए, पानी के धार पर उसको खूब ठीक से धोइए। संभव हो तो ऐसी ही सब्जियों का प्रयोग करें जिनको आप छील करके उनके छिलके को हटा सकती हैं।
अब करेले को नहीं हटा सकती, भिंडी को नहीं हटा सकती, तो उनको तो प्रयोग करना ही है। तो उनको कास्टिक सोडा में डाल ये सोडा बाइकार्ब जो खाने वाला सोडा है उसमें भिगो करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद उन सब्जियों को पानी के आधार पर धो करके तब काटें जी। इससे काफी हद तक आप फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट से बच जाएंगे। दूसरी चीज मैडम, हमें हर हालत में कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना है जो चीजें हमारे शरीर को, जैसे रसायन, एक शब्द आपने सुना होगा, रसायन सेवन की बात। च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला है। आंवला 12 महीने हर समय में लेने की चीज है, मगर हम आपने मान लिया है कि केवल च्यवनप्राश जाड़े में खाने की चीज है। च्यवनप्राश हर सीजन में खाने की चीज है, क्योंकि उसमें जो भी द्रव्य पड़े हुए हैं वो हमारे स्वास्थ्य के रक्षा और स्वास्थ्य के सुधार और हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से बढ़ाते हैं। एक हमारे यहाँ का द्रव्य है अश्वगंध। अश्वगंध का नाम आपने सुना? अश्वगंध का सेवन रसायन है। हर्रे का नाम आपने सुना है? हर्रे का सेवन हमारे यहाँ रसायन है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ी ही हल्की, कोई सोना मोती खाना आवश्यक नहीं है। ये जो हमारी वनस्पतियां हैं, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, या जो ऐसी चीजें हैं जो सस्ती हमको मार्केट में उपलब्ध है, उन चीजों को लेकर के हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं जी। अब आपकी इम्यूनिटी जिन चीजों से बच सकती है जी। इस समय जो कोरोना काल है, इसमें आप नींबू का सेवन जरूर करें। 24 घंटे में अगर आप 2 नींबू लेती हैं, 2 नहीं ले पा रही हैं, 1 भी लेती हैं, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से इम्यूनाइज कर देगा। बिल्कुल। आप मान लीजिए च्यवनप्राश, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो च्यवनप्राश जैसी महंगी चीज नहीं खरीद सकते। बाजार में बड़ा सस्ता सूखा आंवला मिलता है। सूखे आंवले को बाजार से खरीद लें, थोड़ा सा आंवला रात में भिगो दें, उसका बीज निकाल करके उसकी चटनी बना दें, लुगदी बना दें। उस लुगदी को चटनी के रूप में या वैसे गोली के रूप में निगल डालें। आंवला अपना काम करेगा। आंवला आपके शरीर को विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन सब कुछ देगा। इस तरह से आप अपने मस्तिष्क से सोच करके कि कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत महंगी चीजों का प्रयोग करें, सस्ती चीजें भी आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती हैं, जो फायदेमंद होगा, जो फायदेमंद है। मैडम, जैसे मैंने अभी अश्वगंधा आपको बताया, हर्रे बताया, ये आंवले की लुगदी बना करके लेने की बात बताया, तुलसी की पत्ती की बात बताया कि तुलसी की पत्ती लिया जाए। एक चीज और है मैडम जो बड़ी महत्वपूर्ण है इस समय हमारे आपके लिए, हम आप सभी के लिए, जो अनुकरणीय भी है, और हम उसका फॉलो करें तो शायद हम बहुत अच्छे ढंग से रह सकते हैं। मैडम, हमें बाजार की चीजों को खाने से हरदम बचना चाहिए। जो भी बाजार में चीजें मिलती हैं वो भले ही हम सुनते हैं कि नहीं, ये बहुत ही सफाई से यहाँ बनती है, बहुत बड़ी दुकान है, बहुत साफ सफाई की व्यवस्था है, मगर मैडम वहां जो भी चीजें बनती हैं वो अनहाइजेनिक होती है। तो बाहर की चीजों को खाने से बचें, बाहरी पानी को पीने से बचें, किसी के संपर्क में जाने से बचें, अपने को बाहर से आने के बाद पूरी तरह से सैनिटाइज करें, अपने कपड़ों को बदल दें। हाँ जी। बिना मास्क लगाए कहीं न जाएं। कहीं से आने जाने पर किसी से टच होने के बाद तुरंत हाथ को सैनिटाइज करें। जो मैंने आपको सैनिटाइजर, घर का सैनिटाइजर बताया, उससे अगर हाथ को धोएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और इम्यूनिटी को अपने मैडम मेंटेन रखें, ये इस समय का युग धर्म है। और कोई प्रश्न मैडम? किसी बहन का, किसी बहन का कोई और प्रश्न है? हेलो शबनम जी, कोई और क्वेश्चंस आए हैं?
हेलो, आवाज मेरी नहीं जा रही है मैडम आपको, या आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है? हाँ जी, हाँ डॉक्टर स्मिता भटनागर जी ने। हाँ जी सर, हाँ, आप बोले मेरी मैडम। आवाज सुन रहे हो जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ डॉ- मैडम। जी जी जी, हाँ, उसमें स्मिता जी ने डॉक्टर कुछ स्मिता पूछा है। भटनागर जी ने ये पूछा है। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ बोल। हेलो। हाँ बोले मैडम, आप बोले, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। मैडम, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, आप प्रश्न पूछें अपना। हाँ सर, हाँ ये बोले मैडम। पूछती हूँ कि कुछ व्यूवर्स ने पूछा है मुझसे कि गुड़ की पहचान कैसे करें कि यही गुड़ बेहतर होगा और इस तरह की चीज, ये वाला गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि बाजार में हर तरह के गुड़ आ रहे हैं। मैडम, दुर्भाग्य यह है कि इस समय बाजार में जो गुड़ आ रहे हैं उसमें आटे की मिलावट की जा रही है। जो बाजार से आप गुड़ लेती हैं उस गुड़ में आटे की मिलावट है। किसान के यहाँ ही या यहाँ आने के बाद व्यापारी उसमें आटा मिला करके, गुड़ 60 रुपए किलो बिक रहा है, आटा 25 रुपए किलो है, तो आटा डाल करके गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा करके लाभ ज्यादा कमा रहा है। जिस गुड़ पर फफूंद लग जाते हैं, जिस गुड़ पर फफूंद लग जाते हैं वो गुड़ शुद्ध गुड़ नहीं है। गुड़ पर कभी भी फफूंद नहीं लगता है। जो खजूर के गुड़ के अलावे ईख का गुड़ जो भी होगा वो गुड़ लाल कालापन लिए हुए होगा, ब्लैकिश रेड होगा। जी जी। वो एलोइस नहीं होगा। जो आप बहुत साफ सुथरे चिकने गुड़ पीले पीले देखती हैं, बट्टियां गुड़ की, वो गुड़ कदापि शुद्ध गुड़ नहीं है। जो ब्लैकिश गुड़ है, जो ब्लैकिश रेड है, वो गुड़ शुद्ध गुड़ है। और जिस गुड़ पर रख देने पर घर में फफूंद नहीं लग रही है, फंगस नहीं उस पर आ रहे हैं, वो गुड़ सही गुड़ है मैडम। और मैडम, टेस्ट से आप गुड़ को नहीं पहचान पाएंगे। कुछ गुड़ ऐसे होते हैं जी जो ज्यादा मीठे होते हैं, कुछ गुड़ ऐसे होते हैं जो कम मीठे होते हैं, तो टेस्ट के आधार पर पहचानना मुश्किल है। और भरसक आप प्रयास ये करें कि आप देहातों से गुड़ मंगा लें। देहातों के गुड़ में, जो देहात में जहां गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वहां से मिलावट नहीं होती है, मिलावट बाजारों में आकर के होती है। और मैडम, कोई प्रश्न और कोई जानकारी? हेलो, जी जी। आवाज जा रही है मैडम मेरी? आपको मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? जी। मेरी आवाज आपको नहीं जा रही है शायद। हेलो। अच्छा, हाँ बोले मैडम। हनी कैसे लेना चाहिए सर? मैंने ये देखा। जी जी हाँ जी जी बोले मैडम, बोले बोले। जी जी, जा रही है आपकी आवाज। और मैं ये कह रही हूँ कि सर, सवाल तो बहुत हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे आपकी पूरी तरह से आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ लोगों के सवाल पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज आपको जा रही है। तो जी सर, मैं मैडम, ये चाहती हूँ बोले कि मैं ये बोले चाहती मैडम। हूँ सर कि इसके बाद ये मैं प्रोग्राम हनी के बारे में बताइए कि हनी कैसे लेना चाहिए। उसके बाद मैं ये चाहती हूँ सर कि ये प्रोग्राम हम अपना खत्म करें, और लेकिन आप मुझे टाइम दीजिएगा, मैं नेक्स्ट बार फिर मैं आपको इस पे लेके आऊं और लोग आपको सुने, क्योंकि सर ना इस पे मुझे आपकी आवाज कुछ भी नहीं सुनाई दे रही है। तो मैं अपना प्रोग्राम भी खत्म करना चाहूंगी, लेकिन अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैडम, हनी, मधु जो है
मधु के सेवन करने का जो विधान है हमारे यहाँ उपयोग के अनुरूप है। जैसे औषधियों में ये योगवाही के रूप में प्रयोग किया जाता है, अनुपान के रूप में प्रयोग किया जाता है। शरीर से फैट को गलाने के लिए इसको गर्म पानी में नींबू के साथ प्रयोग करते हैं, और शक्ति संचय के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए दूध में डाल करके शहद को लेना चाहिए। घी और शहद का कभी भी बराबर मात्रा में संयोग नहीं होना चाहिए, वो विष के रूप में बदल जाता है। जब भी शहद को लेना हो तो शहद को अकेले 1 चम्मच शहद 10 ग्राम की मात्रा में अगर आप प्रतिदिन लेती हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी को, आपके शरीर के ओज को, आपके शरीर के तेज को और आपके शरीर के बल को बनाए रखता है। अब इसका अच्छा पानी लेने की विधि यह है कि आप दूध में चीनी जो मिलाते हो, चीनी न मिला करके 1 चम्मच शहद मिला दिया, दूध मीठा भी हो जाएगा, आपके शरीर को शहद भी मिल जाएगी। और आपने मैडम एक बात कहा हमें कि मैं फिर जब चाहूं तो मैं आपके कार्यक्रम में आ जाऊं। आप जब भी मुझे कॉल करोगी, मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं कि मेरी जो भी क्षमता है, मेरे पास जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान के मुताबिक मैं आपकी सेवा करूंगा। और मैडम फिर हम लोग विदा लें। हेलो हेलो, सबको नमस्कार। सर मैं अगले हफ्ते आपको जो हूँ जरूर उसको उस पे बुलाऊंगी। मैडम आपको मैंने जरूर सर अगले हफ्ते मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, और मैं चाहूंगी, क्योंकि अभी ना हम लोगों का दिल भी नहीं भरा है, हम लोग की जानकारी भी पूरी, अभी हम लोग बहुत कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स पूछना चाहते हैं, लेकिन अभी चूंकि सर आपकी आवाज भी हमको पूरी तरह से नहीं आ रही है, मैं अंदाज से बोल रही हूँ। चलिए मैडम, आप जब भी मुझे याद करेंगी तो इसलिए सर मैं चाहती हूँ कि आप जो है मैं नेक्स्ट वीक आपको फिर जहमत दूंगी कि आप हमारे काशी कला कस्तूरी संस्था में आप फेसबुक पेज पर आए, और इसके साथ ही मैं सभी व्यूअर्स का मैं शुक्रिया भी करती हूँ कि आप लोग साथ साथ थे, और बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब से हम शेयर कर रहे थे, डॉक्टर साहब हम लोग से शेयर कर रहे थे जो चीज हम लोग को बहुत नहीं मालूम है। लेकिन व्यूअर्स, मैं नेक्स्ट वीक सर को फिर मदऊ करूंगी, फिर इनवाइट करूंगी काशी कला कस्तूरी पर, और फिर पूरी तरह से बात होगी, क्योंकि मुझे सर की आवाज कुछ भी नहीं आ रही है, मैं अंदाज से बोल रही हूँ। तो इसी के साथ इस उम्मीद से कि सर से हमारी अगली मुलाकात फिर जल्दी होगी, और हम लोग अपने नए नए क्वेश्चन जो आज तक हम लोग सिर्फ यूट्यूब से देख देख कर अपने ऊपर अप्लाई करते रहे हैं, चाहे वो फायदा हो या नुकसान हो कुछ नहीं मालूम, तो अब हम सही तरीके से जीना सीखेंगे, सही तरीके से हमारा खान पान कैसा होगा, इस पर हम लोग तफसील से विस्तृत एक चर्चा विस्तार से हम लोग जरूर करेंगे अगले हफ्ते। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। नमस्कार सभी व्यूअर्स को मेरा आदाब।